नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑपरेटर्स। तो PHP में क्या ऑपरेटर्स कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, PHP में कौन कौन से ऑपरेटर्स है, अब हम देख लेंगे। सबसे पहले मैं ये पुराना जो हमने प्रोग्राम लिखा है इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ पे, पुराने इसको कोड को। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक एक्सप्रेशन लिखूंगा, मैं लिखूंगा $A = 5, $B = 6, $C = $A + $B। तो जो ये है $C = $A + $B, ये एक एक्सप्रेशन है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लिखते हैं C जो है वो वेरिएबल A + वेरिएबल B का जो है उसका रिजल्ट है। तो यहाँ पे हमने = को यूज़ किया और प्लस को यूज़ किया। तो यहाँ पे हमने दो ऑपरेटर्स को यूज़ किया, एक तो प्लस और एक = तो अब हम देखने वाले हैं कि PHP में कितने ऑपरेटर्स हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं उनको, और उनको क्लासीफाई कैसे किया है हमने। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बात बोलूँगा कि PHP में जो ऑपरेटर्स है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। PHP में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करेंगे तो यही ऑपरेटर्स है, ARITHMETIC अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। इसके बाद है नंबर 2 पे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट है यहाँ पे। इसके बाद है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर्स, उसके बाद है कंडीशनल ऑपरेटर्स, या हम इसको टर्नरी भी बोल सकते हैं, TERNARY, टर्नरी ऑपरेटर्स भी बोल सकते हैं इसको। तो सबसे पहले बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। तो इनको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर लेता हूँ, यहाँ पे करते हैं ऐसे यहाँ तक। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑपरेटर्स है वो ये सारे ऑपरेटर्स है, अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल एंड कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर जिसे बोल सकते हैं। तो मैं एक एक करके इनको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है उसमें क्या आता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर में आता है हम जो भी कैलकुलेशंस करते हैं जिसमें हम प्लस का यूज़ करते हैं, माइनस का यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम डिवाइड का यूज़ करते हैं, डिवीजन, यहाँ पे हम रिमाइंडर का यूज़ करते हैं, परसेंटेज सिंबल से हम देखते हैं रिमाइंडर। बेसिकली ये सारे तो आपको पता ही है, लेकिन रिमाइंडर आप पहली बार देख रहे होंगे शायद। तो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है। इसका मतलब होता है अगर आपके पास 10 मॉड्यूलस 3 है, इसका मतलब है आप 10 को डिवाइडेड बाई 3 करो, 3 3s 9, तो रिमाइंडर आता है 1। तो 1 आपका यहाँ पे रिजल्ट है। अगर डिवीजन देखेंगे, डिवीजन आपका रिजल्ट है 3, डिवीजन में आपका रिजल्ट है 3, बट मॉड्यूलस जो है ये आपका रिजल्ट देता है रिमाइंडर। व्हाट इज द रिमाइंडर इज द रिजल्ट ऑफ दिस मॉड्यूलस ऑपरेटर। ओके, तो ये सारे थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या क्या आता है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में आपका = आता है, प्लस = आता है, माइनस = आता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन = आता है, डिवीजन = आता है और मॉड्यूलस = आता है आपके पास, ठीक है। तो हम इनको एक एक करके एग्जांपल में देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इक्वल टू की बात अगर करूं, इसका मतलब है अगर हम लिखेंगे $A = समथिंग लाइक 7, तो इसका मतलब है कि आप ये 7 जो है इसको असाइन कर दो A में। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये राइट हैंड साइड का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में असाइन कर देता है। दैट मीन्स $A में 7 इसने असाइन कर दिया, ठीक है। तो अब दूसरे ऑपरेटर पे आते हैं जो है प्लस = ये प्लस = क्या करता है, अगर आपके पास $A + 5 है या कुछ और है, तो यहाँ पे आपका इस एक्सप्रेशन का मतलब है $A = $A + 5, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी माइनस = की, तो यहाँ पे प्लस जैसे काम करता था आपको माइनस लगाना है, इसका मतलब है $A = $A - 5। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन $A × 5, $A = $A × 5। इसी तरह डिवाइड = तो यहाँ पे डिवीजन का आएगा। सपोज आपके पास है $A डिवाइड = 5, इसका मतलब है $A = $A / 5, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह मॉड्यूलस का मतलब है अगर आपके पास है मॉड्यूलस का मतलब यह है कि अगर आपके पास सपोज $A है आपके पास 10 और आप लिखेंगे $A मॉड्यूलस = 3, इसका मतलब है कि आपको करना है $A में है वैल्यू 10 जो कि यहाँ पे हमने असाइन किया है। इसका मतलब है $A = $A mod 3। तो आपको रिमाइंडर जो यहाँ पे निकल गया, तो यहाँ पे आएगा 10% 3। तो यहाँ पे 10% 3 अगर देखेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे हम, 3 3s 9, तो रिमाइंडर जो है 1 आ गया यहाँ पे। तो ये 1 यहाँ पे इसका रिजल्ट आएगा $A, तो $A का वैल्यू आएगा = 1। तो अब हम इनको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो अभी तो हमने अरिथमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में
डिस्कस किया है। तो अब इसके बाद हम कंपैरिजन लॉजिकल और ये देखेंगे। पहले हम इनकी एग्जांपल यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अगर आप लिखेंगे यहाँ पे $a इज इक्वल टू 5, यहाँ पे लिखेंगे $b इज इक्वल टू 10 लिखेंगे आप यहाँ पे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे $c इज इक्वल टू $a प्लस $b। तो आपने प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया, इसको यहाँ पे इको करेंगे आप, ECHO इको $c। तो इसको अगर सेव कर लेंगे हम, तो यहाँ पे जो इसका रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट जो है यहाँ पे ये 15 आ गया, क्योंकि हमने इन दोनों को प्लस किया, हमने इन दोनों को यहाँ पे प्लस किया, हमने प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर में दूसरा ऑपरेटर है माइनस। तो अगर आप यहाँ पे माइनस का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे 5 - 10 जो कि -5 निकलेगा आपके पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -5 आ गया यहाँ पे -5। तो इसी तरह अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 50, 5 × 10 हो गया 50। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं इसको, तो यहाँ पे 50 आ गया। इसी तरह अगर आप यहाँ पे डिवीजन का यूज़ करेंगे तो डिवीजन में हम करेंगे उल्टा, इसको हम लिखेंगे $b डिवाइडेड बाई $a, क्योंकि $b हमारे पास 10 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे $b डिवाइडेड बाई $a। तो यहाँ पे अब $c को प्रिंट करते हैं फिर, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा 2, बिकॉज 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे अब अगर हम मॉड्यूलस का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। तो उसके लिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, अभी यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 0, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, क्योंकि यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 5 परफेक्ट डिवीजन होता है इसका। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 0 आता है यहाँ पे। तो इस सब को मैं यहाँ पे पहले डिलीट करता हूँ। तो हम फिर से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे जाते हैं, जहाँ पे हमें डिस्कस करना था प्लस प्लस ऑपरेटर के बारे में और माइनस माइनस ऑपरेटर के बारे में, जो हमसे स्किप हो गया। तो हम अब इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लस प्लस ऑपरेटर का मतलब होता है इंक्रीमेंट बाय 1 और माइनस माइनस ऑपरेटर का मतलब होता है डिक्रीमेंट बाय 1। तो ये प्लस प्लस या माइनस माइनस जो इंक्रीमेंट हम बाय 1 कर रहे हैं, तो जो हम ये प्लस प्लस या माइनस माइनस की वजह से इंक्रीमेंट बाय 1 या डिक्रीमेंट बाय 1 करते हैं, ये प्री भी हो सकती है और पोस्ट भी हो सकती है। अब यहाँ पे लिखिए $a इज इक्वल टू 90, $b इज इक्वल टू 50। जैसे मैं अभी यहाँ पे $a प्लस प्लस कर लेता हूँ, तो इसको मैं इको कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर इको कर लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं साथ में, हम यहाँ पे कर लेते हैं इको, यहाँ पे BR दे देते हैं, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इको $a। तो यहाँ पे मैंने दो जगह, एक तो मैंने यहाँ पे $a को प्रिंट किया और यहाँ पे $a को प्रिंट किया। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे जो हम पहले $a को प्रिंट कर रहे हैं वो मतलब a प्लस प्लस की वजह से तो वो 91 वैल्यू बनेगा a का, लेकिन यहाँ पे प्रिंट 91 नहीं 90 प्रिंट हो जाएगा। वाई सो, बिकॉज a जो है ये पहले इको होता है, मतलब इसका अपना पहला जो काम है वो होता है, उसके बाद प्रिंट होने के बाद मतलब 90 प्रिंट हो जाएगा, फिर ये a को बना देगा 91, मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट हो जाएगी। और यहाँ पे फिर से जब हम a को प्रिंट करते हैं, यहाँ पे तो a का वैल्यू 91 अब बन चुका है, तो यहाँ पे अब 91 प्रिंट हो जाएगा। मैं इस चीज़ को आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम देख लेते हैं रिफ्रेश करके, तो यहाँ पे आप देख लीजिए 90 और यहाँ पे क्या आ गया 91। तो ये वो वाला a है जो हमने पहले इको किया और वहीं पर इसकी इंक्रीमेंट हो जाती है। तो दैट मीन्स ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, मतलब पहले a का अपना काम वो प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद उसकी इंक्रीमेंट हो रही है। तो सिमिलरली यहाँ पे डिक्रीमेंट भी सेम काम करेगा। तो यहाँ पे अगर हम सेव करते तो पहले 90 ही आएगा, उसके बाद 89 आएगा, क्योंकि ये डिक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगा उसके बाद। तो यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करते तो यहाँ पे 90 आ गया पहले, उसके बाद डिक्रीमेंट बाय 1 होकर 89 आ गया। तो यहाँ पे अगर हम दूसरी चीज़ करेंगे, इको नहीं करेंगे, हम यहाँ पे $c एक वेरिएबल बनाएंगे, उसमें डालेंगे $a प्लस प्लस, और यहाँ पे हम इको BR को फिर से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं पहले $c को इको $c। तो $c में उसके बाद हम ब्रेक डाल देते, फिर हम ये करते। तो पहले a का जो वैल्यू है 90 वो चला जाएगा $c में हमेशा 90 ही रहेगा, क्योंकि वो हमने यहाँ से ले लिया है। उसके बाद इंक्रीमेंट होती है, तो उसके बाद a का यूज़ जहाँ पे होगा वहाँ पे उसका वैल्यू 91 होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे भी c का वैल्यू फिर से यूज़ करेंगे वो हमेशा 90 ही रहेगा, क्योंकि c यहाँ पे अपना वैल्यू लेता है। तो हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 90 और 91 आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली ये 90 जो है ये c का वैल्यू है। अब हम इसको पोस्ट इंक्रीमेंट को प्री इंक्रीमेंट बना लेते हैं। तो इस वाले केस में c में भी 91 आ जाएगा, क्योंकि ये पहले
इंक्रीमेंट करेगा, इस 90 को ए को इंक्रीमेंट करेगा बाय 1 और उसी को फिर असाइन करेगा सी में, और यहाँ पे 91 आएगा। इस केस में यहाँ पे भी 91 आ गया और यहाँ पे भी 91 आ गया। यहाँ पे हमने सी को प्रिंट किया, यहाँ पे हमने ए को प्रिंट किया। क्योंकि ये प्री इंक्रीमेंट है तो यहाँ पे पहले ही इसका इंक्रीमेंट होके इसमें वैल्यू आ गया। तो सेम इज द केस विद डिक्रीमेंट। तो अब हम आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। सपोज हम यहाँ पे हमारे पास बी में है 10, डॉलर बी में है 10, लेकिन मैं इसी डॉलर बी में वैल्यू देता हूँ 18। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम 18 असाइन कर रहे हैं बी में, तो इसको हम इको करेंगे अभी। तो वो पुराना वाला 10 जो हमने असाइन किया था वो नहीं हो जाएगा, तो हम इको डॉलर बी करेंगे, तो यहाँ पे 18 आएगा रिजल्ट। तो यहाँ पे इसको करते हैं रिफ्रेश, यहाँ पे 18 आ गया। तो दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, सिंगल इज इक्वल टू, जो आपके राइट हैंड साइड में है वो आपने लेफ्ट हैंड साइड में डाला। तो अभी इसके बाद हम प्लस इज इक्वल टू का यूज करेंगे। सपोज हम यहाँ पे लिखेंगे डॉलर ए प्लस इज इक्वल टू डॉलर ए प्लस इज इक्वल टू डॉलर बी। इसका इस एक्सप्रेशन का मतलब है, अगर आप ऐसे लिखते इसको, डॉलर ए इज इक्वल टू डॉलर ए प्लस डॉलर बी, ये सेम है ये एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे जो इको करोगे आप, इको आप करोगे डॉलर ए को, फिर यहाँ पे 2 बार डॉलर आ गया, तो यहाँ पे आप इको करोगे डॉलर ए को। अच्छा, यहाँ पे हमने टर्मिनेटर का यूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, अभी 15 आ गया रिजल्ट। तो इसका मतलब है डॉलर ए दैट इज 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15। तो ये यही एक्सप्रेशन, लेकिन हमने इस एक्सप्रेशन को यूज़ नहीं किया, इसके बदले हमने इस एक्सप्रेशन को यूज़ किया। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे माइनस लगा लेते तो सेम काम यहाँ पे कर लेता, लेकिन माइनस कर लेता इसका। तो यहाँ पे आएगा डॉलर ए इज इक्वल टू डॉलर ए माइनस बी, तो इसका रिजल्ट आएगा -5 शायद, इसका रिजल्ट आएगा -5। तो ये है -5। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर हम माइनस के बदले मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो ये मल्टीप्लाई करेगा, ये 50 रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे 50 रिजल्ट देगा इसको, ये यहाँ पे 50 आ गया। तो यहाँ पे इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे, मतलब ये यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड, तो सेम डिवाइड का रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे आप अभी ये कर रहे हो डिवाइड, डॉलर ए डिवाइड इज इक्वल टू डॉलर बी, इसका मतलब है डॉलर ए इज इक्वल टू डॉलर ए डिवाइडेड बाई डॉलर बी। तो इसका रिजल्ट जो है वो कुछ पॉइंट्स में आएगा। तो ये आप देख सकते हैं 0.5 आ गया। तो अगर हम मॉड्यूलस का यूज़ करेंगे, मॉड का यूज़ करेंगे, इसका मतलब है डॉलर ए इज इक्वल टू डॉलर ए मॉड बी। तो इसका रिमाइंडर, ठीक है। तो इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं, तो रिमाइंडर देख लेते हैं। रिमाइंडर आएगा आई थिंक 5 आ गया, ठीक है। तो 5 क्यों आ गया रिमाइंडर है, डॉलर ए का वैल्यू है 5, डॉलर बी का वैल्यू है 10। तो आप कर रहे हो डॉलर ए डिवाइडेड बाई डॉलर बी, और वहाँ से जो रिमाइंडर आता है उसका आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आप कर रहे हो डॉलर ए का वैल्यू है 5, डॉलर बी का वैल्यू है 10, 10 zeros 0, तो रिमाइंडर जो है वो 5 आ गया, ठीक है। तो यही 5 आपका यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। इसके बाद हम कंपैरिजन ऑपरेटर पे अब आते हैं। तो बात होगी अब कंपैरिजन ऑपरेटर की। व्हाट इज ए कंपैरिजन ऑपरेटर? तो यहाँ पे आते हैं फिर से। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में आपके पास आएगा डबल इक्वल टू। इसका मतलब क्या है डबल इक्वल टू का मतलब? इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास डॉलर ए में है वैल्यू 5 और डॉलर बी में है वैल्यू 5, तो आप चेक कर रहे हो इफ डॉलर ए इक्वल्स टू डॉलर बी, तो आप देख रहे हो, तो कुछ एग्जीक्यूट करो यहाँ पे कोड। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो ए और बी के। अगर ये इक्वल होगा तो ठीक है, अगर इक्वल नहीं होगा तो फॉल्स यहाँ पे रिजल्ट आएगा, तो इफ ब्लॉक में नहीं जाएगा। अगर ये इक्वल होंगे दोनों, ए बराबर होगा बी के, तो ये डबल इक्वल से कंपेयर होता है। तो ये अगर यहाँ पे 15 होगा तो यहाँ पे फॉल्स रिजल्ट आएगा। अगर यहाँ पे 5 ही होगा, ये भी 5 और ये भी 5, यहाँ पे रिजल्ट ट्रू आएगा, ठीक है। ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में खाली डबल इक्वल टू नहीं आता है, इसमें कुछ और ऑपरेटर्स भी आते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर में दूसरा ऑपरेटर आता है आपके पास नॉट इक्वल टू। ये आपका दूसरा ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू, ठीक है। नॉट इक्वल टू, डबल इक्वल टू तो हमने देख लिया। नॉट इक्वल टू का मतलब है कि आप रिजल्ट दे दो ट्रू अगर ये दोनों बराबर नहीं है। सपोज डॉलर ए इक्वल टू 5 है और डॉलर बी इक्वल टू 5 है, अभी तो ये बराबर है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूंगा इफ डॉलर ए नॉट इक्वल्स टू डॉलर बी, तो ये इस वाले केस में ये ट्रू देता अगर डॉलर ए इक्वल टू है डॉलर बी के, क्योंकि डॉलर ए इक्वल टू है डॉलर बी के, तो ये वाला ट्रू देता। लेकिन इस केस में ये बोलता है अगर डॉलर ए बराबर नहीं है डॉलर बी के तब आप ट्रू दे दो, वरना फॉल्स दे दो। तो इस वाले केस में ये फॉल्स देगा क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। अगर ये 5 के बदले 15 है यहाँ पे, तो ये बराबर नहीं है इसके, ए बराबर नहीं है बी के। इफ डॉलर ए नॉट इक्वल टू डॉलर बी, तो इस केस में ये ट्रू देगा, ठीक है। इस केस में ये ट्रू रिजल्ट देगा। तो ये था नॉट इक्वल टू, ठीक है। इसमें
दूसरा आता है ग्रेटर दैन, और आता है लेस दैन, और आता है ग्रेटर दैन इक्वल टू, और आता है लेस दैन इक्वल टू। ये सारे ऑपरेटर्स, अगर ग्रेटर दैन होगा तो ट्रू देगा, अगर लेस दैन होगा तो ट्रू देगा, अगर ग्रेटर दैन और इक्वल टू या ग्रेटर या बराबर होगा, या लेस या बराबर होगा। हम इनको एक एक करके एग्जाम्पल में भी देख लेते हैं। और इसके बाद हमें जो देखना है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल, यहाँ पे भी लिखा है मैंने लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपके क्या आता है? लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपके एंड आता है, एंड आता है। मतलब अगर ए बराबर ए एंड बी अगर दोनों ट्रू है, अगर ये वाला और ये वाला भी ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न देगा आपको, ठीक है। और आता है, और का मतलब है अगर ए, अगर इस तरह होगा ए और बी, अगर ए और बी है तो दोनों में से एक भी ट्रू है, वेदर दिस और दिस कंडीशन और दिस कंडीशन इज ट्रू, तो आपको ये ट्रू रिजल्ट देगा। अगर दोनों फॉल्स है तब आपको फॉल्स देगा ये। तो एंड को आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो एंड %, या और ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो सेम ये वाला है, इस बीच में आपको लिखना है एंड, और यहाँ पे आपको लिखना है और। ये सेम है ये सारे, ठीक है। तो यहाँ पे है और एक ऑपरेटर जिसका मतलब है, जिसको हम बोलते हैं नॉट। तो ये नॉट कब यूज़ होता है हमारे? तो ये नॉट जो है, नॉट कब यूज़ होता है? नॉट ये बेसिकली अगर आपको एंड के थ्रू, सपोज हमने एंड का यूज़ किया, इफ़ ए, अगर ए और बी दोनों ट्रू है, अगर ये दोनों ट्रू है तो, लेकिन अगर आप इसका यहाँ पे नॉट लगाओगे तो ये उस केस में इसको फॉल्स बनाएगा। अगर ये ट्रू है, ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा, ये उसका उल्टा करेगा यहाँ पे, इस नॉट की वजह से ये यहाँ पे फॉल्स देगा। अगर ये दोनों फॉल्स है तो इसको ट्रू रिटर्न करके देगा फिर उस टाइम। अगर ये दोनों कंडीशंस, अगर ये वाली कंडीशन भी फॉल्स है, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स है, तो ये उस केस में आपको ट्रू रिटर्न करके देगा। अगर ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों ट्रू है तो एंड के केस में तो ट्रू आता था, लेकिन ये आपको उस टाइम फॉल्स रिटर्न करके देगा। तो अब हम इनको एक एक करके एग्जांपल में देख लेते हैं, लेकिन एग्जांपल में देखने से पहले मैं कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर को एक्सप्लेन करता हूँ। पहले जो आपका कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर है, इसका मतलब ये है कि अगर ये वाला जो है कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर, अगर आपको ऐसे लिखना है, इफ़ अगर आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू है, इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, ये ऐसे लिखना है आपको, इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू। तो इसका सिंटेक्स ये है लिखने का, अगर कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे आप कंडीशन लिखोगे, अगर वो ट्रू है तो जो ट्रू पे होना चाहिए वो यहाँ पे लिखोगे आप। तो यहाँ पे लिखोगे आप वैल्यू ऑफ एक्स, वरना अगर फॉल्स है तो यहाँ पे इज टू करोगे, फिर दूसरा वैल्यू लिखना है, वैल्यू ऑफ वाई। दैट मीन्स ट्रू के केस में जो आपको लिखना है वो आप यहाँ पे लिखोगे, फॉल्स के केस में जो आपको लिखना है वो यहाँ पे लिखना है। और ट्रू फॉल्स किस कंडीशन पे डिपेंड है? वो इस कंडीशन पे डिपेंड है, वेदर दिस कंडीशन इज ट्रू। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो आपको ये वाला वैल्यू लिखना है, वरना अगर ये फॉल्स है ये कंडीशन तो आपको ये वाला वैल्यू लिखना है। तो ये था कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर। अब हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं सबको। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, तो हम बात करते हैं पहले किसकी? बात करते हैं हम कंपैरिजन ऑपरेटर की। तो यहाँ पे हम इसको डिलीट कर लेते हैं। तो a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 10। एक सेकंड के लिए मैं a को, अभी हमें कंपेयर करना है, तो एक सेकंड के लिए मैं a को भी 10 बना लेता हूँ और b को भी 10 बना लेता हूँ। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इफ $a इज इक्वल टू $b। तो मैंने यहाँ पे कंपेयर किया a और b को, तो मैं ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करूंगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे इको, यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्रू। ओके, तो इसका अभी हमने इफ एल्स स्टेटमेंट नहीं पढ़ा, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल आप याद रख लीजिए ऐसे ही कि एल्स का मतलब है कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो इस वाले ब्लॉक में आ जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है, a इज इक्वल टू b ट्रू है, तो यही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फॉल्स कंडीशन आ गई तो ये एल्स वाले ब्लॉक में आ जाएगा। तो एल्स वाले ब्लॉक में हम लिखेंगे इको फॉल्स। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इको फॉल्स। तो अभी a बराबर है b के, तो यहाँ पे ट्रू ही रिजल्ट आना है। यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं इसको, तो यहाँ पे ट्रू रिजल्ट आ गया। अगर हम एक सेकंड के लिए यहाँ पे b को बना लेते हैं 5, तो अभी a b के बराबर तो नहीं है, तो यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर जो है फॉल्स रिटर्न करके देगा, और यहाँ पे जो है यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। ये फॉल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है अभी। ये तो था कंपैरिजन ऑपरेटर, इक्वल डबल इक्वल टू। तो इसके बाद है नॉट इक्वल टू। इफ a नॉट इक्वल टू, अब उल्टा हो जाएगा। तो अगर a b के बराबर नहीं है, अभी तक यहाँ पे देखेंगे आप, मैंने यहाँ पे लिखा था, देखिए अभी तक मैंने लिखा था इज इक्वल टू, अगर a बराबर है b के तो ट्रू आएगा, तो अब की बार तो फॉल्स आएगा। अगर ये दोनों बराबर होंगे, अगर ये भी 10 होगा तो ये यहाँ पे ट्रू दे देगा, क्योंकि a बराबर है b के। लेकिन अगर
क्योंकि 10 बराबर है 10 के। लेकिन अगर मैं इसको नॉट इक्वल टू करूँ, मैं लिखता हूँ अगर a बराबर नहीं है b के तब आप ट्रू रिटर्न करके दे दो, वरना फॉल्स रिटर्न करके दो। तो यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो ये ट्रू को फॉल्स बनाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे बोल रहे हो a तो बराबर है b के, वो था 10, बट मैं बोल रहा हूँ a अगर b के बराबर नहीं है तो ट्रू करो वरना फॉल्स करो। पहले मैं बोल रहा था अगर a बराबर है b के तो ट्रू करो, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ अगर ये और ये बराबर नहीं है तो ये फॉल्स इसीलिए एग्जीक्यूट कर रहा है क्योंकि ये बराबर है, दोनों बराबर है। अगर लेकिन अब यहाँ पे इसको कर लेते 15, अब ये बराबर नहीं है, अब ये ट्रू रिटर्न करके देगा। यहाँ पे देखेंगे आप, ये ट्रू रिटर्न करके दे रहा है। तो ये था नॉट इक्वल टू। यहाँ पे अब ग्रेटर देन इक्वल टू, इफ a इज ग्रेटर देन, तो ये तो पता है a ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे ट्रू वाले रिजल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये ट्रू आ रहा है। अगर अब आप यहाँ पे इसको करोगे 50, तो अभी a बड़ा है b से, तो ये कंडीशन अब ट्रू हो रही है, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। तो इसी तरह आप यहाँ पे अगर लेस देन करोगे, इफ a इज लेस देन b, इफ a इज लेस देन b बट a इज नॉट लेस देन b, a इज 50, तो ये फॉल्स में आ जाएगा क्योंकि इससे छोटा है, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। तो इसी तरह अगर हम करेंगे इफ a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, a तो ग्रेटर है ही, तो ये ट्रू आ जाएगा अभी। लेकिन अगर मैं इसको इक्वल टू करूँ, अब ये देख लीजिए आप, ये ट्रू आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू करूँ इसको, किसको, यहाँ पे मैं 50 दोनों को करता हूँ, तो इस कंडीशन पे भी ट्रू ही आएगा आपका रिजल्ट, क्योंकि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रू ही है। तो यहाँ पे भी a को करेंगे आप थोड़ा सा छोटा, 40 करते हैं इसको, तो यहाँ पे करेंगे इफ a इज लेस देन और इक्वल टू b, तो इस केस में लेस देन है ना a, b से तो लेस देन है, तो इस केस में भी ट्रू आ जाएगा। इसी तरह इक्वल टू के केस में अगर हम इक्वल टू करेंगे दोनों को, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, सारा कवर हो गया। तो ये थे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो ये थे हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब हम देखेंगे यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में मैंने आपको बोला एंड और नॉट आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ डॉलर ए एंड $b, तो मैंने यहाँ पे एंड किया। इसका मतलब है अगर $a में कुछ है, यानी कि है वो कुछ, जीरो नहीं है, तो b भी जीरो नहीं है। आप इसके बदले कोई कंडीशन भी रख सकते हो। सपोज आप लिखोगे यहाँ पे इफ $a इज ग्रेटर देन 30, वो तो 40 है, तो उस केस में भी ये ट्रू हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे लिखोगे इफ $a इज ग्रेटर देन 30 एंड $b इज ग्रेटर देन 40 या 30, तो बोथ आर ट्रू कंडीशंस बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 40 एंड इट इज ग्रेटर देन 30 एंड इट इज ग्रेटर देन 50। तो वैसे भी आप लिख सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि $a में अगर कुछ वैल्यू है, तो इसका मतलब है अगर मैंने लिखा इफ $a, दैट मींस $a में कुछ वैल्यू है, जीरो तो नहीं है। इसी तरह b में कुछ वैल्यू, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इको, यहाँ पे लिखेंगे हेलो या ट्रू लिखेंगे हम, तो एल्स में लिखेंगे फॉल्स। तो यहाँ पे अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे ट्रू आ गया, क्योंकि अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे जीरो करते हैं, ये एंड है, तो ए भी आपका फॉल्स है, बी आपका ट्रू है, तो यहाँ पे एंड में बोलता है बोथ आपके पास ट्रू होने चाहिए, लेकिन हमने ए को फॉल्स कर दिया, एक तो आपके पास फॉल्स हो गया, तो ये फॉल्स कंडीशन में आ जाएगा। अभी यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे फॉल्स दिखा रहा है। इसी तरह अगर यहाँ पे आप और का यूज़ करेंगे, और का मतलब है दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए। तो अभी तो बी ट्रू है, बी तो ट्रू है लेकिन ए ट्रू नहीं है अभी, तो लेकिन एक तो एटलीस्ट एक ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर दोनों ट्रू नहीं है, अगर हम बी को भी जीरो करते हैं, उस केस में यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि दोनों फॉल्स है अभी। ठीक है, यहाँ पे फॉल्स आ गया। तो अब हम यहाँ पे एंड के बदले मैंने बोला था वो 2 बार n% यूज़ करके भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोथ फॉल्स है अभी, तो यहाँ पे फॉल्स में ही रहेगा। यहाँ पे अगर हम दोनों को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे करते हैं 10, यहाँ पे करते हैं 20, तो यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे ट्रू आ गया। तो इसी तरह आप और का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और आपको ऐसे लिखना है यहाँ पे। तो अगर दोनों में से एक भी ट्रू है, फिलहाल मैं बी को यहाँ पे जीरो कर देता हूँ, तो एक ए तो आपका ट्रू है, तो यहाँ पे आपका ट्रू ही रिजल्ट आ जाएगा। अगर दोनों को आप जीरो करेंगे तो फॉल्स रिजल्ट आ जाएगा। तो अब नॉट की बात करते हैं यहाँ पे। तो नॉट आपको ऐसे लिखना है, आपको लिखना है इफ़, यहाँ पे आपको लिखना है नॉट बाहर से, इफ़ नॉट ए एंड बी, लेकिन आपको इफ़ का अपना ब्रेस जो है वो बाहर से देना पड़ेगा, और ये यहाँ पे क्लोज करना है आपको। तो ये अब मतलब अगर आप यहाँ पे ट्रू कंडीशन बना रहे हैं, जैसे मतलब अभी ए भी ट्रू है और बी भी ट्रू है, लेकिन ये इसको मैंने पहले ही बोला ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, पहले तो ये ट्रू ही भेज रहा था, लेकिन अब हम इसको ट्रू को यहाँ पे नॉट कर रहे हैं, तो ये फॉल्स भेजेगा, यहाँ पे फॉल्स कर देगा इसको।
यहाँ पे ट्रू के केस वाले को फॉल्स कर देगा और फॉल्स वाले केस को ट्रू कर देगा। अगर हम यहाँ पे इसको एक को हम 0 करेंगे अब, तो अब तो ये एंड कंडीशन में फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे ये ट्रू कर देगा, ये इसका उल्टा कर देता है बाहर। पहले तो यहाँ तक ये ट्रू रिटर्न करता था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ट्रू, लेकिन ये नॉट की वजह से उस ट्रू को ये फॉल्स बना लेता है यहाँ पे। तो अब हम लास्ट वाला जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जो है कंडीशनल, और उसकी एग्जांपल देने वाले। अब हम लास्ट वाली एग्जांपल जो है वो डिस्कस करने वाले। तो अब हम यहाँ पे पहले कंडीशनल ऑपरेटर को या टर्नरी ऑपरेटर जिसे हम बोलते हैं उसको देख लेंगे। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, इसको हम डिलीट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम पहले ही लिखेंगे इको। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं पहले, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले कंडीशन। कंडीशन क्या है हमारे, कंडीशन में लिखता हूँ $a इज ग्रेटर देन $b। अगर $a ग्रेटर देन है $b के, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे यहाँ पे $a, या आप लिखोगे a इज ग्रेटर, वरना आप लिखोगे यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपको लिखना है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है, और यहाँ पे आपको फिर इज टू लिखना है। इज टू का मतलब है फॉल्स कंडीशन क्या होगी, फिर वो लिखनी है आपको। तो यहाँ पे आपको लिखना है b इज ग्रेटर, तो लास्ट में ऐसे। तो ये ट्रू कंडीशन पे अगर a बड़ा है b से, तो आपको लिखना है a इज ग्रेटर, ये ट्रू कंडीशन है, वरना आपको लिखना है b कंडीशन जो कि फॉल्स कंडीशन है। तो मैं इसको सेव करता हूँ। फिलहाल आपका a जो है वो स्मॉलर है b से, तो यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे आ गया b इज ग्रेटर। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे लिखेंगे इसको 90 मैंने यहाँ पे लिखा, तो अब a ग्रेटर है, यहाँ पे आएगा अब a इज ग्रेटर, यहाँ पे आएगा a इज ग्रेटर, ये आ गया a इज ग्रेटर।